हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो पहली बात, पहले ध्यान से और दिमाग में इस बात को बैठा लो कि जितना काम दिया जाए पहले उतना करके आओ। और 24 घंटा में 5 पेज का नोट्स नहीं पढ़ रहे हो तो इससे बहुत दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती है। वो भी तब जब किताब का उस सेम चैप्टर डाउनलोड करके भेजा गया हो, फिर भी नहीं पढ़ते हो तो पता ना क्या करोगे। अपने से डाउनलोड करके पढ़ना होता तो फिर हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अभी बोले कि अब पिछला वाला चैप्टर एक दूसरे से सारा, पहले ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़े थे कि भारत का इंट्रोडक्शन, इंट्रो पढ़े थे पहले, जिसमें पूरा भारत की सीमा रेखा कहाँ पे है, कितने स्टेट हैं, कितनी यूटीज हैं, कौन कौन से देशों के साथ हमारा बाउंड्री शेयर होता है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे इंडिया इंट्रोडक्शन वाले फर्स्ट चैप्टर में आप किए थे। उसके बाद से दूसरा चैप्टर इसमें किए थे कि भारत की भूगर्भिक संरचना कौन से, किस प्रकार के चट्टान भारत के किस लोकेशन पे है। धारवाड़ क्रम के चट्टाने, बिंधन क्रम के चट्टाने, बोला गया कि याद है, पढ़ाए थे ना दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर ये था। अब उसमें डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, एस्टेट पता नहीं रहेगा कि कहाँ सा कौन पे एस्टेट है, तो फिर कैसे वो पता चलेगा कि भूगर्भिक संरचना में कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई जाती है। उसके बाद से पीछे पार्ट में इसका हम सबसे इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भारत का भौगोलिक विभाजन। 6 पार्ट में जो इसको बांटा गया था उसको पढ़ रहे थे कि भारत के अंदर, भारत के मैप पे कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मतलब कैसी अवस्थिति है, उसके बारे में पढ़े थे 6 पार्ट में। उत्तर भारत या पूर्वी भारत का विशाल वो हिमालय माउंटेन, उसके बाद से उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसके बाद से मरुस्थलीय क्षेत्र, द्वीप समूह, ये सारा चीज़ पढ़े थे। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है अपवाह तंत्र। भारत में ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार से है, कहाँ पे कौन सी नदी है, किस प्रकार से नदी का उद्गम होता है। तो आज से जो टॉपिक चालू होगा स्पेशली हम रिवर सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ेंगे। और इसमें भारत में तो बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, 200-300 प्लस नदियां हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है। मुख्यतः 15 से 20 ऐसे रिवर है या नदी हैं, उत्तर भारत में 10 से 15 और दक्षिण भारत में 10 से 15। इन्हें 25-30 नदियों के बारे में जानकारी आपको रखना है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 9th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 पर पूरा ये डिटेल में थोड़ा बहुत दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन उतना डिटेल नहीं दिया हुआ है कि एग्जाम के सारे क्वेश्चन वहाँ से बन जाए। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रिवर क्या होता है, उसकी सहायक नदी क्या होती है, नदी तंत्र किसे कहते हैं, हिमालय के साइड से कितनी नदियाँ प्रवाहित होती है, फिर साउथ इंडिया में कौन कौन सी नदी प्रवाहित होती हैं, ये बहुत सारा बात वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 3-4 बार उस टॉपिक को पढ़ेंगे तब ना वो क्लियर होगा। अब एक बार मान लो कि एनसीईआरटी पढ़ते तो कुछ कुछ बात पता चलता, फिर यहाँ पे क्लास करते तो और कुछ बात पता चलता, घर पे कोई रेफरेंस बुक होता उसको पढ़ते तो और तीसरा बार हो जाता, फिर टेस्ट के लिए रिविजन करते तो चौथा बार होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते तो 5वां बार हो जाता। तो पढ़ते टाइम ही 5 बार रिविजन हो गया। तो एक बार तो स्किप कर दिए आप, दूसरा बार पढ़ोगे तो 2 दिन आओगे, 2 दिन फिर इसी सप्ताह में 1 दिन क्लास में अब्सेंट मार दोगे तो आधा वो भी चला जाएगा। टेस्ट होगा तो कहीं उस दिन भी ना पता होगा तो वो भी चला जाएगा। अब फिर ऊपर से सोचोगे कि कैसे सरकारी एग्जाम का कंपटीशन निकलेगा, तो बताओ कैसे बेड़ा पार लगेगा। इतनी भीड़ भाड़ और इतना नौकरी में भीड़ भाड़ है तब ऐसे पढ़ोगे, बताओ। रोज प्रवचन देते हैं लेकिन समझते ही नहीं हो सब। प्रवचन देते देते देख रहे हैं कि हम ही प्रवचन देना भूल जाएंगे, लेकिन तुम पढ़ना नहीं सीखो। ठीक है, और इतना सुबह जग के 7 बजे पहुंच गए हो तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तब घर पे पढ़ लो थोड़ा सा, ये चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आज से हमारा टॉपिक डिस्कशन में आएगा भारत में ड्रेनेज सिस्टम, नदी तंत्र। ठीक है, तो हेडिंग डालिए भारत का अपवाह तंत्र या फिर नदी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। हो गया, नदी तंत्र। नीचे इसके सब हेडिंग डाल दीजिए।
नदी तंत्र पढ़ेंगे, पहले रिवर समझ लें। लिखिए हेडिंग छोटा सा, नदी या इसी को बोलते हैं अपवाह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर। डैश टिक लिखिए, नदी या रिवर प्राकृतिक रूप से अपवहित या प्रवहित जल को प्राकृतिक रूप से अपवहित या प्रवाहित जल को प्राकृतिक रूप से अपवहित या प्रवाहित जल को प्रवाहित जल को नदी या अपवाह कहते हैं। नदी या अपवाह कहते हैं, अपवाह कहते हैं। अर्थात जब जल का बहाव अर्थात जब जल का बहाव जब जल का बहाव कुछ निश्चित जलमार्गों जल का बहाव कुछ निश्चित जलमार्गों कुछ निश्चित जलमार्गों ब्रैकेट में वाहिकाओं कुछ निश्चित जलमार्गों ब्रैकेट में वाहिकाओं निश्चित जलमार्गों या वाहिकाओं के माध्यम से होता है तो कुछ निश्चित वाहिकाओं या जलमार्गों के माध्यम से होता है तो जलमार्गों के माध्यम से होता है तो उसे अपवाह कहते हैं। उसे अपवाह या नदी कहते हैं। उसे अपवाह या नदी कहते हैं। नदी कहते हैं। पूर्ण विराम। बोर्ड पे रखिए, नदी कहते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आज के क्लास में समझेंगे। बाकी तो नदी तो पढ़ना ही है आपको, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, ये तो सारी नदियाँ पढ़ेंगे। लेकिन नदियों की कुछ पहले बेसिक बात है कि नदी किसे कहते हैं, नदी बेसिन किसे कहते हैं, नदी तंत्र किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, उप सहायक नदी किसे कहते हैं, ठीक है, वितरिका किसे कहते हैं, गोखुर किसे कहते हैं, विसर्प किसे कहते हैं, डेल्टा, एस्ट्यूरी, ये सब जितने छोटे छोटे पहले फैक्ट है जो कंसेप्ट को समझने के लिए हेल्प करेंगे, इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद से रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर डायरेक्ट रिवर सिस्टम पे पहुंच जाएंगे, पीछे के बाद पता ही नहीं कि सहायक नदी किसे कहता है, तो फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक बार बेसिक इसकी पूरी समझ लेंगे, उसके बाद से फिर रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखा है कि रिवर किसे कहते हैं, नदी। तो लिखा हुआ है कि एक निश्चित जल मार्गों के द्वारा प्रवाहित होने वाले जल को, कोई भी एक निश्चित मार्ग है जिस पे जल लगातार प्रवाहित हो रहा है, तो उस प्रवाहित हो रहे जल को ही क्या बोलते हैं, नदी बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें एक मतलब जल की मात्रा ठीक ठाक होती है कि लगातार वो क्या होते रहे, प्रवाहित होते रहे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पंपी सेट चला के और पानी लगातार प्रवाहित करने लगा, बोले कि यही ये क्या है, नदी है, तो उस प्रकार से नदी नहीं हो सकता। तो प्राकृतिक रूप से एक निश्चित जल मार्ग पर प्रवाहित होने वाली कोई भी जल की धारा है तो उसको हम रिवर या नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तो पहले तो ये समझ गए कि नदी किसे कहते हैं। अब इस नदी में कुछ और भी बेसिक बात है, जैसे इस स्लाइड को देखिए आप, इसमें 3-4 बातें समझना है। एक तो सबसे पहले मुख्य रिवर है, मुख्य नदी, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मोटा करके बना हुआ है ये मुख्य नदी है, कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद से जो येलो कलर से बनाया गया है वो सहायक नदी है, या इसी को उप नदी बोलते हैं, जिसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इसमें से एक नदी है, किसी सहायक नदी का भी एक कोई अपना सहायक नहीं होगा, नदी होगा, तो उसको उप सहायक नदी बोलते हैं, इसको सब ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। और मान लो कि ये रिवर आगे ट्रेवल कर रहा है, और रिवर ट्रेवल करने के बाद जब डेल्टा के क्षेत्र में पहुंचेगा, अब आधा लोग सोच रहे होंगे कि डेल्टा क्या होगा। एनसीईआरटी का बुक देखे होंगे तो उसी में साइड में एक बढ़िया सा नदी फ्लो करके दिखाया गया है, जहाँ पे दिखाया गया कि डेल्टा क्या होता है। बोलो ना जी उसमें,
देखे हो कि नहीं? देखे होंगे भाई, जो तो पढ़े हो तो वो तो देखे ही होंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा जब बनाती है जहाँ पे डेल्टा, तो ये भी नदी देखो आगे ट्रेवल कर रही है। ट्रेवल करते करते जैसे अपने समतल एरिया में पहुंचेगी और जहाँ पे डेल्टा का ये पानी जहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो कभी कभी ये नदी इधर जा रही है, इस नदी से एक धारा, ये नदी इधर जा रही है नदी, अब इधर से, हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो, मान लो कि नदी इधर जा रही है, अब नदी से एक धारा इधर साइड से बह इधर निकल जाए, बाकी ये तो जा ही रही है, आगे ये ट्रेवल करेगी, जाके किसी सागर महासागर में जाएगी, लेकिन इसमें मुख्य नदी से कोई नदी बाहर निकल जाए, मतलब इसी का एक धारा बट जाए। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे चाहोगे आप, ये पुल पे गए हो कभी? बगल में है गंडक रिवर पे ये पुल, मंगलपुर बांध जहाँ पे बनाया गया है, तो यहाँ पे देखोगे जस्ट पुल से लंबा नजर डालोगे इस साइड, तो बीच में गैप मतलब मिट्टी है, उसका एक धारा इधर जाता है और एक धारा इधर जाता है, एक इधर जाता है डुमरिया घाट के साइड और एक धारा इधर सोनपुर साइड के निकल जाता है गंडक रिवर, फिर ये दोनों जाकर आगे मैच मिलते हैं और फिर जाकर फाइनली सोनपुर या छपरा के आसपास ये गंगा रिवर में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो कभी इधर भी जाओ घूमने तो ये सब भी मतलब देख लिया करिए। ठीक है, तो यहाँ से मान लो कि नदी की ये धारा इधर बाहर निकल गई, तो ये तो इसमें सहायक नदी हो गया, तो ये जो यहाँ से बाहर निकली है इसी को बोलते हैं बित्रिका। क्या बोलते हैं भाई? बित्रिका। तो ये जो साइड में नदी यहाँ पे बाहर निकली है इसी को बोलते हैं बित्रिका, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले एक मेन रिवर होगा, मुख्य नदी, उसकी कोई भी नदी जो उसमें आकर अपना जल डिपॉजिट करती है। अच्छा, नदी का उद्गम पहले एक बार थोड़ा सा छोटा सा टॉप, नदी में जल कहाँ से, मान लो कि अभी बोले कि प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली जल की धारा को हम क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होने वाली जल धारा को कहीं से जल तो पहले चाहिए ना, जल इसको कहाँ मिलेगा, इसके जल की स्रोत क्या क्या हो सकती है? बात समझ में आ रहा है? तो जल की स्रोत, पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जल के लिए वर्षा। रेनफॉल किसी क्षेत्र में हो रहा है, तो रेनफॉल हो रहा है तो बहुत सारा पानी एक जगह इकट्ठा होगा, वो प्रवाहित होगा नदी के माध्यम से, इस बड़े सागरों और महासागरों में जाकर वो क्या होगा? डिपॉजिट होगा। तो एक तो इसका सबसे मुख्य स्रोत है क्या? वर्षा। जिस क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होगा वहाँ पे नदियाँ भी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जाहिर सी बात है। दूसरा पानी का स्रोत है कि ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब जो ऊंचे ऊंचे हाईएस्ट माउंटेन श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, जहाँ पे हाइट बढ़ने पे आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बर्फ जमा हुआ है। अब जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा वो बर्फ सारा क्या होगा? पिघलेगा। बर्फ पिघलेगा तो फिर वहाँ से पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो वहाँ से भी इसको ग्लेशियर से भी जल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तीसरा भी है आधार तल से, आधार तल से भी, आधार तल से भी ये जल की प्राप्ति करती है। अब आधार तल क्या होता है? बुडप्रे की। हम मान लें कि जैसे आप नीचे खुदाई करते हैं चापाकल लगाने के लिए, नीचे खुदाई करते हैं तो एक लेवल पे जाने के बाद से पानी मिलता है और चापाकल से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब मान लो कि कोई नदी प्रवाहित हो रही है और नीचे प्रवाहित करते करते वो नीचे भी क्षरण करते जा रही है, तो एक समय ऐसे आएगा कि वो नीचे इतना डीप में वो चली जाएगी कि नीचे वो जहाँ पे लेवल है पानी का वहाँ से वो टच कर जाएगी, तो नीचे वाला पानी भी उसको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मतलब जो ज़्यादा गहरी नदी होगी तो नीचे जो जमीन के अंदर पानी है वो भी तो क्या करेगी? रिसीव कर लेगी ना एक लेवल पे जाने के बाद। तो उसको तीसरा स्रोत है आधार तल, या फिर नीचे जो धरती के अंदर वाटर है उसको भी वो क्या करती है? ग्रहण कर लेती है। तो ये तीन मुख्य स्रोत है जहाँ नदी को जल की प्राप्ति होती है, जिसमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है वर्षा, दूसरा है ग्लेशियर। अब ग्लेशियर वहीं पे होगा जहाँ पे माउंटेन होगा, ऊंचे ऊंचे माउंटेन होंगे, वहीं पे ग्लेशियर बनेगा। और आधार तल सभी जगह पॉसिबल नहीं है कि वो सभी नदी में हो, क्योंकि कुछ नदी मान लो कि चट्टानी इलाकों से बह रही है तो वहाँ पे उतना नीचे इरोजन या खुदाई नहीं कर सकती है वो नदी, उतना आधार तल पे नहीं जा सकती है कि नीचे के जल को क्या कर ले? प्राप्त कर ले। तो छिछली अवस्था में प्रवाहित होगी, तो किसी किसी नदी में नीचे से जल ग्रहण कर हो जाता है और किसी किसी में नदी में नहीं हो पाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो वर्षा, ग्लेशियर और आधार तल, इन तीनों से ही नदी को जल प्राप्त होता है। अब इसी से आपको समझ जाना है। मान लो कि अब भारत के बारे में हम बात करें, भारत के बारे में, तो भारत पे यहाँ पे हिमालय, कोई दिक्कत? ठीक है,
तो हिमालय है। तो भारत की नदियों को अभी आगे समझेंगे, दो पार्ट में बांटा जाता है, एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा बता है प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत पता ही है आपको, विंध्यन माउंटेन से आप नीचे चले जाओगे तो ये सब दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। अब हिमालय की नदियों की अगर बात करें तो हिमालय की नदियों के दोनों प्रकार के स्रोत हैं। एक कि हिमालय की नदियों को वर्षा से तो जल प्राप्त होता है, साउथ वेस्ट मानसून जब भारत में एंटर करता है बंगाल की खाड़ी से होते हुए, तो इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वर्षा होती है तो इन सारी नदियों में पानी भर जाता है। जैसे अभी देखे 4-5 दिन वर्षा हुआ, बिहार में बाढ़ कुछ नहीं माहौल दिख रहा था, 5 दिन मुश्किल से वर्षा हुआ, नेपाल ने उधर इतना पानी छोड़ा कि कोसी नदी में इतना बाढ़ आया कि उधर 5-6 डिस्ट्रिक्ट तबाह हो गए और पूरा नेशनल लेवल पे न्यूज बन गया कि बिहार बाढ़ से क्या है प्रभावित। बोलो ना जी, सुनो न्यूज सुने थे अभी 4-5 दिन पीछे वर्षा हुआ था ना, एक दिन कोचिंग भी बंद था, आप कहाँ रहते हैं पता नहीं चल। तो इतना बारिश हुआ कि उधर बाढ़ की स्थिति हो गई। तो उत्तर भारत में एक तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसलिए नदियों में ठीक ठाक पानी है। दूसरा, गर्मी के दिनों में ग्लेशियर जब पिघलता है मार्च अप्रैल मई जून के समय, तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से भी यहाँ पे जल आपको क्या होता है, ग्लेशियर के पिघलने से भी मिलता है। इसलिए उत्तर भारत की जितनी सारी नदियां हैं या हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं, इन सभी नदियों को 12मासी नदियां कहा जाता है। मतलब ये साल के 365 दिन इसमें कुछ ना कुछ पानी हमेशा आपको क्या होगा, मिलेगा। कभी गंडक रिवर पे जाइए तो किसी भी बंथ में चले जाओगे तो ऐसा नहीं दिखेगा कि पूरा नदी का पानी सूख गया है। बात समझ में। अब जाहिर सी बात है कि जब बारिश होगा या फिर जब ग्लेशियर ज़्यादा पिघल रहा होगा तो पानी का मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अभी जनवरी फरवरी में जाएंगे ना तो बारिश हो रहा है ना तो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो धीरे धीरे पानी क्या होगा, कम होगा। आपके गांव के तालाब का भी पानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में क्या होता है, कम होता है। फिर बारिश आता है भर जाता है। गांव में तालाब उलाब नहीं है तो उसमें पानी बढ़ता घटता है ना, तो उसमें बढ़ता घटता है तो भगवान जी थोड़े ना उसको भरताते घटाते। बारिश होता है तो भरता है, बारिश जब नहीं होता है तो खाली होता है, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। बात समझ में आ गया। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में आप जाएंगे, इधर की जितनी सारी नदियां हैं, तो इधर तो हिमालय जैसा कोई ऊंचा माउंटेन नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो इधर की जितनी सारी नदियां हैं इनको सिर्फ और सिर्फ वर्षा से ही ज़्यादातर जल प्राप्त होता है। इसलिए ये नदियां 12मासी नहीं है, सीजनल मौसमी नदियां कहलाती हैं। एक खास मौसम में जब भारत में मानसून रहेगा और ठीक ठाक बारिश होगा तभी इनमें पानी का फ्लो रहेगा और ये नदियां अपने उफान पे प्रवाहित होंगी। अदरवाइज आप फरवरी मार्च के आसपास चली जाइए, एक छोटे छोटे नालों के तब्दील में होकर ये क्या होती है, प्रवाहित होती है। मतलब बहुत पानी का मात्रा वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये मेन सोर्स है नदियों को जल प्राप्त करने का। एक तो मुख्य है वर्षा, दूसरा है ग्लेशियर के पिघलने से, और तीसरा है नीचे आधार तल से कोई उसको वाटर प्राप्त हो जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। इस आधार पे भारत की नदियाँ दो प्रकार से आगे उसका डिवीजन लिखेंगे। पहले इस मैं थोड़ा सा मैप को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मुख्य रिवर यानी प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होते हुए कोई जल की एक बहुत विशाल राशि है। जैसे मान लो कि गंगा रिवर का ही एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। उत्तराखंड के तो छोटी छोटी धाराओं से निकलती है, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है। और वहाँ से फिर आगे निकलकर गंगा के रूप में प्रवाहित होते हैं। तो सपोज करिए कि हमने गंगा का बना लिया, तो ये मेन रिवर हो गया। अब इस नदी में बहुत सारी नदियों का, छोटी छोटी नदियों का जल आकर क्या होगा, डिपोजिट होगा, या यहाँ पे जल आकर मतलब उसमें लाकर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सहायक नदी। तो कोई भी मेन रिवर में जब छोटे छोटे नदियों का जल आकर डिपोजिट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो उस नदी की क्या है, सहायक नदी। तो मान लो कि इसका नाम ए दे देते हैं, तो ये गंगा की ए उसकी क्या है, सहायक नदी। बात समझ में आ गया। अब मान लो कि कोई एक सहायक नदी है, इसका नाम बी दे देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। और ये मेन रिवर है, इसका नाम ए दे देते हैं। तो गंगा की जो सहायक नदी है वो क्या है, ए है। और ये बी जो है वो गंगा की उप सहायक नदी है, सब ट्रिब्यूटरी है। लेकिन ये ए की क्या है, सहायक नदी है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ए की सहायक नदी हो, क्योंकि ये इसके लिए मेन रिवर क्या है, ये है। हम ही समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इसके लिए मेन रिवर क्या है, ये येलो कलर वाला है, ठीक है। तो मुख्य नदी, सहायक नदी, उप सहायक नदी, इतना बात समझ गया, ठीक है। या इसी को उप नदी भी बोलते हैं। तो दोनों बात एक समान है, ट्रिब्यूटरी बस इसको दिमाग में रखना है। तो किसी भी मेन रिवर के अंतर्गत ज़्यादातर हम जो टॉपिक में आपको आएगा वो सहायक नदी है। जैसे आप सतलज नदी पढ़े, सॉरी सिंधु रिवर पढ़ेंगे, तो सिंधु रिवर में बहुत सारी सहायक नदियों के बारे में, चेनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदी। गंगा रिवर पढ़ेंगे तो उसमें घाघरा नदी, कोसी नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, ये सब किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी।
वैसे भारत की कोई भी नदी पढ़ेंगे वहाँ पे 2 4 5 आपको सहायक नदी मतलब अवश्य देखने को मिलेगा। सब ट्रिब्यूटरी एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ज़्यादातर आपको सहायक नदी ही पूछता है कि कौन सी गंगा की सहायक नदी है या ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, कहाँ पे प्रवाहित होती है। तो ज़्यादातर सहायक नदी से ही क्वेश्चन पूछता है, उप सहायक नदी या फिर सब ट्रिब्यूटरी से बहुत कम या न के बराबर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो इतना बात समझ गए, 3 बातें समझ गए, मुख्य नदी, उप सहायक नदी और सहायक नदी। अब एक वितरिका आपको समझा रहे थे जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। अब कोई मान लो कि विशाल जल की राशि, मान लो कि कोई विशाल जल की राशि ऐसे प्रवाहित होकर जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी? अब जैसे ही ये इधर बढ़ी तब तक इसको कोई समतल एरिया, जहां तक ढलान है तो ये ढलान से प्रवाहित होकर जा रही है, तो कोई इसको बाधा उत्पन्न ही नहीं, आराम से ढलान के सहारे ये बहते हुए जा रही है। लेकिन जैसे ही इसको थोड़ा सा समतल एरिया मिल जाएगा, ढलान कम पड़ेगा, कम मिलेगा, ये डेल्टा में क्या हो जाएगी, अपना अलग अलग इसका जल क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, एक ड्रम पानी भर के यहाँ से आप गिराइए, अगर ढलान ज्यादा होगा तो फटाफट बह के नीचे चला जाएगा, अगर ढलान नहीं होगा तो वो क्या होगा, बिखर जाएगा। तो डेल्टा भी समझा रहे हैं, मान लो कि इधर जा रही है, जहाँ पे इसको मतलब ये समानांतर अपना पैरेलल मिल जाए तो डेल्टा में परिवर्तित हो जाएगी। हो सकता है कि आगे कहीं ढलान मिलने से तो इसमें से एक नदी यहाँ से, इसकी एक धारा इधर से निकल के प्रवाहित होने लगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, या इसी को हम बोलते हैं वितरिका। जब मुख्य नदी से कोई छोटी सी धारा अलग से प्रवाहित होने लगे, इसकी सहायक नदी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। किसी भी मेन रिवर से जब वहीं से एक हल्की सी धारा साइड से होकर प्रवाहित होने लगे, इसी को, इसको क्या बोलते हैं, वितरिका। जैसे अभी बोले कि यहाँ पे आप मंगलपुर पुल पे जाइएगा तो ये नदी इधर से प्रवाहित होकर आती है, इधर वेस्ट चंपारण से होते हुए। आगे आप दूर थोड़ा सा देखेंगे तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, और बीच में यहाँ पे पूरा लैंड एरिया है। यहाँ पे थोड़ी बहुत वहाँ पे किसान नाव से जाके खेती भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये नदी आगे जाकर एक ही में क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो कोई भी मेन रिवर है, इससे कोई भी एक जल की धारा अलग निकलकर प्रवाहित होने लगे, इसी को क्या बोलते हैं, वितरिका, या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट एक बात, जैसे गंगा रिवर इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से प्रवाहित होते हुए फरक्का डैम के आगे जब बंगाल में पहुंचती है, पश्चिम बंगाल में, तो गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसका मेन रिवर आगे चल जाता है, आगे क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में चला जाता है, कोई दिक्कत परेशानी, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने लगता है। और इसकी एक दूसरी धारा इधर से साइड से निकल जाती है, ठीक है, जो इसकी गंगा नदी की वितरिका के नाम से जानी जाती है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? तो ट्रिब्यूटरी समझ गए, सब ट्रिब्यूटरी समझ गए, डिस्ट्रीब्यूटरी समझ गए और मुख्य रिवर समझ गए। 4 बातें समझ गए, बोलो ना जैसो। अब घर पे जाके इसको पढ़िएगा, समझिएगा, थोड़ा सा रटिएगा, तब ये दिमाग में जाएगा। नेक्स्ट आगे, अब इसमें 2 बातें और लिखी गई है। एक लिखा गया है जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया। अब मान लो कि ये रिवर है, रिवर यहाँ से प्रवाहित हो रही है, ग्रीन वाला दिख रहा है, ये रिवर यहाँ से प्रवाहित हो रही है। मान लो कि जो ग्रीन वाला मोटा वाला बनाए हैं, ये इतना ही दूर में प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये हमेशा इतना ही दूर में, अच्छा जो ग्रीन वाला एरिया है, जो मोटा वाला, ये मान लेते हैं कि इतना ही दूर में वो पानी प्रवाहित हो रही है, तो ये नदी की कैचमेंट एरिया कहलाएगा। मतलब नदी का जल यहाँ तक जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी? अब कैचमेंट एरिया बढ़ भी सकता है, मान लो कि बारिश बहुत तेज हुआ, बहुत ज़्यादा पानी उसको मिल गया, तो कैचमेंट एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, बोलो ना जैस नो। तो लास्ट जहाँ तक पानी इसका जा सकता है वो नदी का पूरा कैचमेंट एरिया कहलाता है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? और मान लीजिए कि 2-3 साल बहुत कम वर्षा हुआ, ग्लेशियर पे बहुत कम पिघला, नदी का कैचमेंट एरिया मतलब वो नदी की जलधारा कम होकर इतना तक आ गया। अब इधर तो खाली हो गया, पानी सूख गया है। अब पानी सूख गया तो इधर आके कोई अपना घर बना दे, बोलो ना जी, क्योंकि 2-3 साल से पानी नहीं रहा, घर बना दे। लेकिन है तो ये नदी के कैचमेंट एरिया में। अब जाहिर सी बात है कि मान लो कि 4-5 साल के बाद पानी थोड़ा सा ठीक ठाक प्रवाहित होने लगे, तो फिर अपने कैचमेंट एरिया में लेके सब घर और बहा के लेकर चली जाएगी, बोलो ना जी, समझ हमें आ रहा है? ऐसे ही घटना हुआ था केदारनाथ में, जो 2013 में सब ये घटना घटी हुई था। 2013 में भूस्खलन और ये सारी चीज़ें वहाँ पे ये देखने को मिला था। और जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो रिवर है उसी के कैचमेंट एरिया में सब वहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था। मतलब जब
10-12 सालों से नदी का प्रवाह क्षेत्र या कैचमेंट, थोड़ा सा जल ग्रहण क्षेत्र कम था, तो लोगों ने इधर घर और बना के पूरा अपना सेटअप कर लिया। अब जैसे ही नदी में पानी का पंतरा बढ़ा, पूरा अपना रौद्र रूप में वो प्रवाहित होने लगे और कितना घर द्वार को सब समेट कर लेकर चले गए। बात समझते हैं? जैसे अभी आप देखेंगे, अभी ये जो बता रहे हैं गंडक रिवर पे, आप गंडक रिवर पे चाहोगे तो इसकी कैचमेंट एरिया कुछ इस प्रकार से मान लो प्रवाहित हो रही है। अभी जब 4-5 दिन बारिश हुआ था और बड़े पैमाने पे उसमें पानी भर गया था, तो ये नदी कुछ इस तरह से इतना दूर में प्रवाहित हो रही थी, पूरा एकदम पानी भरा हुआ था, पूरा एकदम किनारे किनारे तक पानी था, कुछ कटाव भी कर रही थी किनारे किनारे से। लेकिन अभी चाहोगे तो ये इतना ही दूर में प्रवाहित हो रही है। ये एरिया पूरा क्या हो गया, खाली हो गया। कुछ दिन के बाद जाओगे तो यहाँ पे गेहूं की फसल लगी हुई मिलेगी, ठीक है। लालमी इधर खूब अच्छा खासा यहाँ पे तरबूज वगैरह का उत्पादन होता है, जितना सस्ता लालमी होता है सभी से बलुआ अतिरिक्त में ये सब लालमी उगा लेता है सब, ठीक है। तो सभी किसान इधर अभी काम कर रहे होंगे सब, इनको पता है जैसे गेहूं कटेगा, अगला सीजन मानसून आएगा, फिर इधर से सब खत्म, फिर अगले साल होगा। इसी सब कैचमेंट एरिया में वो खेती भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी चाहिएगा तो देखिएगा, बहुत दूर नहीं, अच्छे 7-10 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से, तो कैचमेंट एरिया मतलब नदी का जलीय क्षेत्र जितना बहाव क्षेत्र के हिसाब से इसका कैचमेंट एरिया क्या होता है, निर्धारित होता है। ये नदी का बहाव क्षेत्र है, मतलब ये नदी का पानी यहाँ तक आ सकता है, ये नदी का पानी यहाँ तक जा सकता है, ये पूरा नदी का कैचमेंट एरिया कहलाएगा, या इसी को जल ग्रहण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब आप सोच के बताओ कि जल ग्रहण क्षेत्र जो कैचमेंट एरिया होगा वो हिमालयी नदियों का ज़्यादा होगा कि प्रायद्वीपीय नदियों का? हिमालय नदियों का। जाहिर सी बात है कि हिमालय नदियों में पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, इसलिए उनकी कैचमेंट एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पानी की मात्रा कम है, इसलिए उनकी कैचमेंट एरिया क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी थोड़े ना कि इसमें समझना। इतना बात एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि हिमालय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होता है, प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कम होता है। ये बात लिखा हुआ है, पढ़े ही नहीं है तो फिर कैसे समझ में आएगा बताइए। नेक्स्ट, अब एक होता है नेक्स्ट कंसेप्ट अपवाह तंत्र या नदी बेसिन या नदी तंत्र, जो भी आप कह लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम या रिवर बेसिन। जैसे आप सुनते हैं गंगा नदी बेसिन, सिंधु नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, तो ये क्या होता है, बोर्ड पर एक नदी और उसके समस्त सहायक नदी उप सहायक नदियों का जो जाल बिछा होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र। जैसे ये मान लो कि गंगा रिवर का हमने डिफरेंट मान लो कि फिगर हमने बनाया, तो ये गंगा रिवर, इसकी सहायक नदी, इसकी उप सहायक नदी, इन सबको मिला देंगे और इसके जलग्रहण क्षेत्र के सभी के जलग्रहण क्षेत्र को मिला देंगे, तो फिर अपवाह तंत्र या नदी बेसिन के नाम से उसको जाना जाएगा, ठीक है। तो एक मेन नदी, फिर सहायक नदी, फिर उसके उप सहायक नदी, सबके सम्मिलित रूप को नदी बेसिन या फिर उसको अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तंत्र मतलब एक सिस्टम बना हुआ है कि किस तरह से नदी फ्लो होगी। जैसे सिस्टम बना हुआ है कि नदी यहीं से फ्लो होगी, ये सिस्टम बना हुआ है कि ये गंडक रिवर यहाँ से ही फ्लो करेगी। वैसा थोड़ा कि गोपालगंज और वेस्ट चंपारण से फ्लो हो रही है तो अगले साल वो चली जाएगी सिवान और दूसरी जगह से प्रवाहित होने लगी, पॉसिबल है नहीं। तो एक तंत्र बना हुआ है जिसके माध्यम से नदियाँ अपने जल को प्रवाहित करती हैं और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित करके एक फिर सागर महासागर में अपने पानी को क्या करती हैं, डिपोजिट करती हैं। बात समझ में आ गया? तो ये 6-7 कॉन्सेप्ट हम समझ गए हैं। मेन रिवर क्या होता है, मेन रिवर मतलब रिवर का जो डेफिनेशन है वही इसका मेन रिवर है। उसके बाद से सहायक नदी, उप सहायक नदी, वितरिका, फिर अपवाह तंत्र या नदी बेसिन या फिर जलग्रहण क्षेत्र। कोई दिक्कत पर्सन, ये फिगर टेलीग्राम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, कि टेलीग्राम पे भेज देंगे, बना लीजिएगा, टाइम टेकिंग होगा। नेक्स्ट अगला बात लिखिए। इसका सब डेफिनेशन लिखिए, सॉरी। देखिए पहले सहायक नदी या उप नदी, नीचे हेडिंग देकर लिखिए सहायक नदी या उप नदी। वहाँ पे छोड़ देना 8-10 लाइन, मतलब वो भी 4-5-6 लाइन, इतना जगह छोड़ोगे ना उस फिगर को बनाने के लिए। हेडिंग डालिए सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी या उप नदी इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट एक लिखिए
डैश देकर सहायक नदी डैश देख लिखे। जब मुख्य नदी में जब मुख्य नदी में जब मुख्य नदी में कोई नदी आकर मिलती है कोई नदी आकर मिलती है तो उसे सहायक नदी कहा जाता है। तो उसे सहायक नदी कहा जाता है। सहायक नदी कहा जाता है। जैसे 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 गंगा की सहायक नदी कोसी नदी। जैसे गंगा की सहायक नदी कोसी नदी। कोसी नदी, बहुत सारी सहायक नदी है, एक नाम लिखे हम। नेक्स्ट लिखे उप सहायक नदी सब ट्रिब्यूटरी, इसको लिखे हेडिंग उप सहायक नदी सब ट्रिब्यूटरी। डैश देख लिखे। यह किसी मुख्य नदी के सहायक नदी की सहायक नदी होती है। यह किसी मुख्य नदी की सहायक नदी की मुख्य नदी की सॉरी यह किसी मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। मुख्य नदी की सहायक नदी होती है। सहायक नदी होती है। सहायक नदी होती है। जैसे एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, इधर देखो। छोटा सा फिगर मतलब ये बना लो, ये गंगा नदी, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी हो गया मान लो यमुना नदी, और यमुना की ये सहायक नदी हो गया जिसका नाम है क्या, चंबल नदी। जैसे एक छोटा सा बना लो, मतलब ये मेन नदी हो गया गंगा रिवर, इसकी ये सहायक नदी यमुना नदी, और इसकी सहायक नदी है ये चंबल नदी। छोटा सा साइड में बना लीजिए, बाकी तो वो तो बनाएंगे ही, मेन जो बनाए थे। नेक्स्ट आगे लिखिए। अगला हेडिंग डालिए डिस्ट्रीब्यूटरी, इसको बोलते हैं वितरिका। डिस्ट्रीब्यूटरी वितरिका। वितरिका। डैश से लिखे जल की ऐसी धारा होती है वितरिका। जल की एक ऐसी धारा होती है वितरिका। जल की एक ऐसी धारा होती है जल की एक ऐसी धारा होती है जल की एक ऐसी धारा होती है जिसमें जिसमें मुख्य नदी से कुछ जल बंटकर जिसमें मुख्य नदी से कुछ जल बंटकर मुख्य नदी से कुछ जल बंटकर मतलब अलग होकर, कुछ जल बंटकर बंटकर प्रवाहित होता है। मुख्य नदी से कुछ जल बंटकर प्रवाहित होता है। पूर्ण विराम पूर्ण विराम। उसे में लिखे यह सामान्यतः नदियों के डेल्टा में दिखता है। यह सामान्यतः नदियों के डेल्टा में दिखती है। यह सामान्यतः नदियों के डेल्टा में दिखती है। नदियों के डेल्टा में दिखती है।
नदियों के डेल्टा में दिखती है। अब ये डेल्टा कितना बढ़िया फिगर बताओ इसमें बना कर दिया हुआ था। देखोगे अब इससे बढ़िया क्या तुमको समझने को मिलेगा। देखोगे डेल्टा दिख रहा है यहाँ पे, ये नदी ऊपर से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे जाकर ये डेल्टा का क्या कर रही है, निर्माण। मतलब इसको समतल क्षेत्र मिल गया। नदी प्रवाहित ढलान से बहते हुए जा रही थी, जब जैसे ही सागर महासागर के पहुंचे इसको बराबर जगह मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि इसका पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और बहुत समतल मिल गया तो उसी से कोई एक साइड में धारा बहकर क्या हो गई, निकल जाएगा। उसी को सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूटरी या फिर वितरिका के नाम से जाना जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी थोड़े है। पढ़ने का मतलब कि उस टॉपिक पे आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का हो कि कोई पूछ दे अगर इससे संबंधित बातें तो फिर उसको ऐसा जवाब दे के फिर दोबारा पूछने की हिम्मत न करे। बोलो ना जी इसमें। अब पहले ये तुम ही शिथिल पड़े रहते हो, पूछो तो कहाँ सर पढ़े थे, सर कब भेजे थे, तो घर पे थे तो 2 दिन साए नहीं थे, तो ये था तो वो था, फला था ढिमका था, यहाँ गए थे वहाँ गए थे। पहले ही इतना बहाना लेके बैठे हुए, तो क्या पता चलेगा बताओ। 1 डेढ़ 2 घंटा भी ठीक से कॉपी केवल रिवीजन कर दोगे ना तो ज्योग्राफी पे इतनी पकड़ हो जाओगी किसी को बैठा कर तुम पढ़ा सकते हो। लेकिन पढ़ते हो नहीं, 2 घंटा भी नहीं पढ़ते हो सब। अभी क्वेश्चन वोश्चन तो बहुत दूर की बात है कि क्वेश्चन भी पलट कर देखते होगे सब, बहुत मुश्किल काम है भाई। ठीक है, तो ये सारा चीज इसमें वितरिका यहाँ पे दिख रहा है। अब इसी से ये डेल्टा है, आगे क्रॉस करके यहीं से वितरिका बन जाएगा, वहीं से एक धारा निकल जाएगी। नेक्स्ट आगे लिखिए। नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट डेफिनेशन आप ये लिखिए, जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट एक लिखिए, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, मतलब किसी क्षेत्र विशेष से, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से, विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। बोर्ड पर देखो, तो इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, जहां तक ग्रीन ये लाइन बना हुआ है वहां तक इसका क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब बारिश वारिश होगा तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ जाएगा, कम होता जाएगा, ये चलते रहता है। ठीक है, अब जल ग्रहण क्षेत्र, किसी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना होगा उसमें डिपेंड करता है कि उस नदी में वाटर कितना है। बोलो ना जी, पानी की मात्रा के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा तो उसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा, पानी की मात्रा कम होगा तो जल ग्रहण क्षेत्र कम होगा। पानी की मात्रा किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि पूरा रिवर किधर फ्लो कर रही है, वर्षा वाले क्षेत्र में है कि ग्लेशियर के पिघलने वाले क्षेत्र में है कि दोनों क्षेत्र में है, डिपेंड करता है ना वो। ठीक है, तो उस पर डिपेंड। उसी में लिखिए, एक लाइन और ऐड करिए, किसी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, किसी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है, उसमें उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अतः अतः हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, अतः हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अधिक होता है। जल ग्रहण क्षेत्र पर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अधिक होता है।
अतः हिमालय से निकलने वाली नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से अधिक होता है, अधिक होता है। अधिक होता है। अगला पॉइंट लिखिए। अच्छा, उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। नदियों सॉरी एक मिनट, हाँ, जल ग्रहण क्षेत्र को ही, जल ग्रहण क्षेत्र को ही नदी द्रोणी भी कहा जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र को ही नदी द्रोणी भी कहा जाता है। नदी द्रोणी भी कहा जाता है। नदी द्रोणी भी कहा जाता है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अपवाह तंत्र या नदी बेसिन। अपवाह तंत्र, नदी बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम या रिवर बेसिन। डाल दिया हेडिंग। एक लाइन ऊपर ऐड करना था, ठीक है, लिखो, उसको बाद में लिख लेते हैं। नेक्स्ट देख लिखिए, इसके बारे में लिखिए। बड़ी नदी या सॉरी ऐसे लिखिए, मुख्य नदी, मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदियों द्वारा, मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदियों द्वारा, उसके सहायक नदियों द्वारा अपवहित कुल जलीय क्षेत्र को, उसके सहायक नदियों द्वारा अपवहित कुल जलीय क्षेत्र को, कुल जलीय क्षेत्र को, अपवहित कुल जलीय क्षेत्र को अपवाह तंत्र या नदी बेसिन कहा जाता है। कुल जलीय क्षेत्र को अपवाह तंत्र या नदी बेसिन कहा जाता है। पूर्ण विराम। एक नीचे नोट लिखिए, ऊपर वाला कहीं पार्ट है, थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए उसको। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, लिखे यहाँ पे नदी द्रोणी, नदी द्रोणी तथा छोटे नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, छोटे नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को, छोटे नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर, ब्रैकेट में वाटर शेड, छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर या वाटर शेड कहा जाता है। SHADE, वाटर शेड कहा जाता है। वाटर शेड कहा जाता है। वितरिका लिख लिए हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ओके। तो नेक्स्ट देखिए, डेल्टा। ये इसमें को तो सारा बात हो गया, समझ गए आप, ठीक है। मुख्य नदी, सहायक नदी, उप सहायक नदी, जल संभर, नदी दोरी, जल ग्रहण क्षेत्र, अपवाह तंत्र या नदी बेसिन, ये सारा डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा समझेंगे हम डेल्टा के बारे में और एस्चुअरी के बारे में, ठीक है। तो पहला हेडिंग नीचे डालिए, डेल्टा। अगला हेडिंग डालिए, डेल्टा। डेल्टा इंग्लिश भी सेम ही होगा। डेल्टा डैश देख लिखिए, डैश देकर। जब एक नदी मैदानी भागों से प्रवाहित होते हुए, जब एक नदी अपनी मैदानी भागों से प्रवाहित होते हुए, अपनी मैदानी भागों से प्रवाहित होते हुए, जब एक नदी अपने मैदानी भागों से प्रवाहित होते हुए, मैदानी भागों से प्रवाहित होते हुए अपनी अवसादों को,
अवसाद मतलब कचरा। अपनी अवसादों को किसी समतल जलीय क्षेत्र में जमा कर देती है। किसी समतल जलीय क्षेत्र में जमा कर देती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। किसी समतल जलीय क्षेत्र में जमा कर देती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए एस्चुअरी, ज्वार नदमुख। इसका हिंदी होता है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख एस्चुअरी। एस्चुरी ESTUARY एस्चुरी या ज्वार नदमुख इसका हिंदी होता है, प्योर हिंदी ज्वार नदमुख। जैसे लिखे जब कोई नदी, चाहिए एक मिनट को, और डैश देख लिखे जब कोई नदी बहाव के साथ, जब कोई नदी बहाव के साथ, जब कोई नदी बहाव के साथ, बहाव के साथ किसी जलीय क्षेत्र में पहुंचती है तो, सॉरी एक मिनट, बहाव के साथ मुख्य भूमि में कटाव करते हुए, बहाव के साथ मुख्य भूमि में कटाव करते हुए मुख्य भूमि में कटाव करते हुए किसी जलीय क्षेत्र में पहुंचती है तो, किसी जलीय क्षेत्र में पहुंचती है तो उसे एस्च्योरी कहा जाता है या उसे ज्वारनदमुख कहते हैं। उसे ज्वारनदमुख कहते हैं। उसे ज्वारनदमुख कहते हैं। ज्वारनदमुख कहते हैं। नोट करके एक नीचे लिखिए डेल्टा और एस्च्योरी में, डेल्टा और एस्च्योरी में एक मुख्य अंतर यह है कि, डेल्टा और एस्च्योरी में एक मुख्य अंतर यह है कि, एक मुख्य अंतर यह है कि डेल्टा मुख्य भूमि से बाहर बनता है। डेल्टा मुख्य भूमि से बाहर बनता है। डेल्टा मुख्य भूमि से बाहर बनता है। मुख्य भूमि से बाहर बनता है, जबकि ज्वारनदमुख, जबकि ज्वारनदमुख मुख्य भूमि से अंदर बनता है। ज्वारनदमुख मुख्य भूमि से अंदर बनता है। अंदर बनता है। पूर्ण विराम। बोर्ड पे देखिए, दो बातों को समझिए। बोर्ड पे देखो डेल्टा और एस्च्योरी क्या होता है। बोर्ड पे देखो, मान लो कि ये भारत का आपका मानचित्र है, भारत का, कोई दिक्कत परेशानी, तो इधर से मान लो कि गंगा रिवर इधर से फ्लो करते जाती है, गंगा रिवर, तो जैसे ही पहुंचेगी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी के आसपास, तो इधर इसको समतल ही क्षेत्र मिलेगा, समतल क्षेत्र।
इधर जाएगी अपने ये जितने सारे अवसाद है ये अलग अलग ऐसे अपने में, ये समतल भूमि है तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और ये सभी अवसादों को ले जाकर ये बंगाल की खाड़ी में क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी। तो यहाँ पे जो अवसाद जमा हो रहा है उसी अवसाद को सामान्यतः किसके नाम से जानते हैं, डेल्टा के नाम से जानते हैं। जिसमें जैसे यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के आपस में मिलने के बाद से जब गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पे एक डेल्टा है जो विश्व प्रसिद्ध डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। वहाँ पे सुंदरी पेड़ है एक, उसी के नाम पे उसका सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना गया है। बंगाल टाइगर यहाँ का सबसे फेमस मतलब जंतु है, बंगाल टाइगर। फिर एस्चुरी क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट, आधा लोग तो भूल गए होंगे, पश्चिमी घाट है। अब इधर से नदी होकर जाएगी, अब ये नदी जैसे वेस्टर्न घाट पे जाएगी, अब बताओ जैसे वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके ये आगे बढ़ेगी, इसको समतल क्षेत्र आगे मिलेगा नहीं, आगे तो इसको क्या मिलेगा, डीप क्षेत्र मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये डीप क्षेत्र मिलेगा तो ये धरती नीचे भी तो भारत की ही भूमि है। अब यहाँ पे ये पूरी तरह से कटाव करेगी, जैसे ये पानी यहाँ से नीचे उतरेगा वो क्या करेगा, कटाव करेगा, तब जाके ये फिर नदी ये अरब सागर में क्या होगी, डिपोजिट। फिर इस प्रकार के कटाव को हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये नदी का ये जो अवसाद है डेल्टा, ये जमीन से भारत के मुख्य भूमि से ये बाहर बना हुआ है, महासागर ये बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। लेकिन ये जो एस्चुरी है ये मुख्य भूमि के अंदर ही बन रहा है, मुख्य भूमि तो यहाँ पे है ना, इसके अंदर ही यहाँ पे एस्चुरी का क्या हुआ है, निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो ये आपका एस्चुरी और ये है आपका डेल्टा। इस प्रकार से जितनी महत्वपूर्ण बातें रिवर सिस्टम से संबंधित वो सारी बातें आपने लिख लिया है। ठीक है, और घर पे जाके इसको बढ़िया से क्या होता है सहायक नदी, उपसहायक नदी, ये सारा चीज़, उसके बाद से कल इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियाँ, हिमालय नदियों के भी दो भाग, अरब सागर में गिरने वाली, रुको ना जी एक मिनट, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, वैसे भी फिर देखेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, कुछ अरब सागर में, कुछ बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद से फिर बारी बारी से कुछ रिवर के बारे में हम आगे उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक ये बेसिक इतना समझिए और एनसीईआरटी जो नहीं पढ़े वो दोबारा से एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगा।